नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर यानी कि टोटल मिलाकर थर्ड चैप्टर गुडविल नेचर एंड एवोल्यूशन यानी गुडविल को हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। गुडविल आप सोचते होंगे कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है, परंतु ये अगर चिड़िया अपने पास आ जाती है तो हमको ये माल माल कर देती है ना। 11th क्लास में आपने इसको सिर्फ यही समझा था कि ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है ना, और इसको हम एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड लिखते हैं। सिर्फ ये आपने 11th क्लास में इसको समझा था, ठीक है। 12th क्लास में आप कैसे गुडविल क्रिएट होती है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स रहती है और क्या होती है, इसके नेचर्स क्या होते हैं, ये आप जानेंगे, ठीक। सामान्य सी भाषा में मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक ही जैसे 3 शॉप यानी कि मान लो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड, 3 शॉप है और तीनों का सेम बिजनेस है। बिजनेस क्या है, सेम है, पर फिर भी ये वाई वाला इन दोनों के बनिस्पत मोर सेल कर रहा है और मोर प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? जबकि ये दोनों एक ही जगह, लोकेशन भी इनका सेम है और इनके पास जितने भी सामान हैं, सर्विसेज हैं, सभी सेम दे रहे हैं, है ना। फिर भी वाई लिमिटेड ज़्यादा सेल या फिर प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ गुडविल। आगे बात समझ में, मतलब गुडविल एक रेपुटेशन होती है जो कि मार्केट में क्रिएट होती है कि कैसे वो मार्केट को डील कर रहा है और किस प्रकार वो कस्टमर क्रिएट करके अपनी सेल बढ़ा रहा है। आगे बात समझ में, गुडविल को डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट रूप से डिफ़ाइन किया है, समझाया है, पर इसको हम ऐसे समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से ये जो ऊपर रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल के कारण ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। आगे बात समझ में, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है एन यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हम कमा रहे हैं तो वो गुडविल के कारण कमा रहे हैं। आगे बात समझ में, ये होता है। अब इसकी आप हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन of a firm in respect of the profit expected in future over and above the normal profit, or over above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same industry। समझ में आया? कुछ मेन पॉइंट है, मतलब ये है कि गुडविल को हम ऐसे वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, उसमें एक रेपुटेशन होती है फर्म की जो कि एक्सपेक्ट करती है कि फ्यूचर में उसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न मिले, है ना, अर्न हो,
और वो सिमिलर इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा कमा सके, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अगर जो रहेगा वो गुडविल के कारण ही रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ गुडविल हम देखते हैं क्या होती है। फीचर्स के बारे में देखते हैं कि ये इनटेंजिबल एसेट्स रहती है, जो कि आपको 11th में से ही पता है ना। और ये एबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि ये एक सुपर अर्निंग की बात करता है ना, नॉर्मल से सुपर अर्निंग पर ले जाता है। एबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब जिसके पास गुडविल है वो उसकी एबिलिटी के कारण ही बनी है ना, और वो सुपर अर्निंग देगा। फिर इट कंटेंट भी सोल्ड इन पार्ट, ये एक पार्ट में सेल नहीं हो सकती है, पूरा का पूरा या तो बिजनेस जाएगा, इसको एक पार्ट में सेल नहीं किया जाता है। यानी कि गुडविल को किसी भी सेपरेट उसके बिजनेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलवेज फ्लक्चुएट्स, ये समझना जैसे कि लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है, ऐसे गुडविल की भी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। मतलब हम इसको एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं रख सकते हैं, है ना, फ्लक्चुएट होती हुई टाइम टू टाइम। और ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, मतलब कि ये जजमेंट के ऊपर रहता है कि वैल्यूअर कौन सा जज किया जाए, है ना। मतलब समझना कि ये उसके कंट्रोल एरिया, लोकेशन वगैरह सबको देखते हुए ही उसको जज किया जाता है कि कितनी गुडविल है। तो एक सब्जेक्टिव मैटर रहता है ये, ठीक है। वैल्यूअर इसकी वैल्यू की जाती है, उसके ऊपर ही डिसाइड होता है कि उसकी कितनी वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, है ना। मतलब कि हमारी जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू हमने निकाली है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ फॉलो अप करता है इस मार्केट में, तो हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी, है ना। दूसरा है लोकेशन। लोकेशन यानी कि आप सेंट्रली लोकेटेड हो किसी भी एरिया में, तो आप देखोगे कि आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, यानी कि मोर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, है ना। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप जानते हो कि जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो सर्विस दे रहा है, तो गुडविल आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि सभी को पसंद है, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो गुडविल को इंक्रीज़ करेगा। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि हमारा नेचर, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, किस प्रकार का बिजनेस हम करते हैं। अगर आप अच्छे नेचर का, यानी कि पॉजिटिव वे में उस बिज़नेस को लेके चलते हैं, तब हमारी गुडविल इंक्रीज़ होगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारा डिमांड स्टेबल है और या तो वो बढ़ रही है, यानी कि पिछले दिनों से हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर स्पेशल एडवांटेज, यानी कि आपके पास उसका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, या फिर अदर टेक्नोलॉजी ऐसी बनी हुई है, तो वो स्पेशल, यानी कि ब्रांड नेम वगैरह, तो वो स्पेशल एडवांटेज देती है आपके गुडविल के ऊपर, ठीक है। फिर मार्केट कंडीशन, यानी कि मार्केट कंडीशन आप अभी देख रहे होंगे, कोरोना के कारण सभी मार्केट स्थिर हैं, तो इस कंडीशन में आप ये नहीं देखोगे कि मार्केट में किसकी गुडविल थी और किसकी नहीं, आप उसी से परचेस करोगे जो कि आपके पास ही शॉप ओपन है या फिर वो फर्म ओपन है। आप ये नहीं देखोगे कि उसकी गुडविल है कि नहीं, है ना। मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट कंडीशन रिसेशन में है, तो फिर वो उसको किसी भी प्रकार से किसी से भी वो खरीद लेगा, ठीक है। उसके बाद है टाइम फैक्टर, यानी कि जिसका बिजनेस लॉन्ग टाइम से चल रहा है और ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा बढ़ेगी बनिस्पत कि आप 2-3 साल में ही अभी उभरे हो, तो गुडविल उसकी लेस होगी। फिर रिस्क इन्वॉल्व, जिस बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क रहती है उसकी गुडविल कम रहती है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर रिस्की रहता है तो लोग अट्रैक्ट नहीं रहेंगे, है ना।
फिर ग्रोथ रेट यानी कि पिछले 15 सालों से आप देख रहे होंगे कि उसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी, है ना, उसकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जो कि हमने देखे हैं कि उसको काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम देखेंगे कि गुडविल को कितने प्रकार की होती है और इसको कैसे कैसे क्लासीफाई की जाती है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट होती है परचेस्ड गुडविल, परचेज गुडविल। सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड, गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में थोड़ा अंतर रहता है ना। चलिए हम फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या होता है कि मान लो एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड का बिजनेस परचेस कर रहा है और इसकी जो एसेट्स की वैल्यू है, एसेट्स की वैल्यू है वो है 45 लाख पर ये पेड कर रहा है उसको 50 लाख में। कितने में? ये उसको दे रहा है, इसकी एसेट्स की वैल्यू यानी कि पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी थी 45 लाख, परंतु एक्स जो पेड कर रहा है वो 50 लाख। तो यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लाख। आ गई बात समझ में? मतलब ये मोर देन द नॉर्मल एसेट्स वैल्यू, मतलब एसेट्स की जितनी भी वैल्यू है उससे ज़्यादा में पेड कर रहा है। तो उसने परचेस किया इसका बिजनेस, ठीक है, एक्स ने ए लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया, इसकी जो वैल्यू थी वो 45 लाख थी, परंतु ये पेमेंट ज़्यादा कर रहा है यानी कि इसका जो बिजनेस था वो रेपुटेड था, है ना, और ये दे रहा है 50 लाख में, ठीक है, 50 लाख में इसको दे रहा है, तो ये 5 लाख की गुडविल हो गई। क्या हो गई? गुडविल। ये होती है परचेज गुडविल, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इससे परचेस कर रहा है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि वो होती है जो कि उसने मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने लॉन्ग पीरियड से वो सेवाएं दे रहा है। यानी कि आप इंदौर में राजवाड़ा में या फिर सराफा में आप देखोगे कि जो जोशी दही बड़ा है, जोशी दही बड़ा, उसने बहुत दिनों से अपना बिजनेस संभाला था और उसकी गुडविल इतनी हो गई फेमस, मतलब फेमस दही बड़े हो गए उसके, है ना। तो ये हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसने कोई परचेस नहीं किया है किसी से, फॉर्मूला नहीं लिया है, उसने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाई है ना। तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड। और इसमें मैं एक बात और बोल देता हूँ कि सेल्फ जनरेटेड को हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, आप अगर बड़े होंगे यानी कि कॉमर्स की दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो आप इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि सेल्फ जनरेटेड की गुडविल का रिकॉर्ड नहीं होता है ना। ध्यान रखना, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा सेल्फ जनरेटेड का, सिर्फ परचेस गुडविल का ही रिकॉर्ड रहेगा। अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि क्यों ज़रूरत है कि किसी भी बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएट करें। तो फर्स्ट है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, यानी कि चेंज इन PSR। मान लो पहले थे 1:1 और उनके गुडविल बाद में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुए वो 3:2:1, तो ये चेंज हुए, उसके कारण हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सेकंड, आगे आएंगे तो अच्छे से समझेंगे। कोई अगर फर्म है उसमें 3 ही पार्टनर हैं, है ना, 3 ही पार्टनर है और उसमें एक और पार्टनर आप जोड़ना चाहते हैं और आपके फर्म की गुडविल मार्केट में बहुत है ना, तो एक न्यू पार्टनर को आपकी गुडविल तो नहीं दोगे ना आप,
ऐसे ही बेच दोगे नहीं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर होता है तो भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि उनका जो प्रॉफिट गुडविल के कारण मिल रहा था वो इससे भी पैसा लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कोई पार्टनर जा रहा है और उसके कारण उस बिज़नेस में गुडविल है, तो रिटायरमेंट यानी कि पार्टनर उस फर्म से जा रहा है तो अगर गुडविल उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए हैं या फिर सेल ज़्यादा हो रही है उस पार्टनर के लिए और वो जा रहा है, तब भी गुडविल की नीड होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैसा था वो तो लेके जाएगा ना, ठीक है, उसकी जो गुडविल थी उसके पैसे की वो लेके जाएगा। या तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म बंद हो रही है तब भी गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फिफ्थ यानी कि अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप आपस में जुड़ रही है ना, अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, तब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। अब जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसका क्वेश्चंस आता है, वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं जो कि हम गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। ये दो मेथड है, आज हम इन दोनों मेथड को देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियोस में हम नेक्स्ट मेथड को इवेल्यूट करेंगे। इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि पास्ट ईयर का दे रखा है ना, सबको प्लस कर लेंगे जितने भी ईयर का दे रहा है, और लॉस को इन केस ऑफ लॉस को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करने की कुछ स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। उसमें से कुछ पॉइंट ही आएंगे जो कि नॉर्मल प्रॉफिट हम देखेंगे। हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस गिवन बाय द पास्ट ईयर के कुछ अमाउंट लिए हैं, है ना। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करते हुए हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो जो एबनॉर्मल लॉसेस है जैसे कि लॉस बाय फायर और थेफ्ट या अर्थक्वेक, इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि ये कोई नॉर्मल यानी कि हमारा जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है ना, ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मल लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको भी हम ऐड करेंगे। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारा जो स्टॉक था उसका वैल्यूएशन क्या हुआ, अंडर यानी कि कम हुआ है, तो उसको भी हम वापस ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कभी कभी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो जाता है ओपनिंग का, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। फिर अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमें उसको फ्यूचर में एक्सेप्ट करने का कुछ भी नहीं है ना, तो वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एक्सपेंस लाइक परचेस ऑफ मशीनरी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के होते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब लेस करेंगे क्या क्या वो हम देखते हैं। इसमें से हम लेस करेंगे एबनॉर्मल गेंस, है ना।
जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से अगर हमने प्रॉफिट कमाया है तो उसको हम लेस करेंगे। उसके बाद फिर इनकम फॉर नॉन ट्रेड एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा उसमें ट्रेड ही नहीं चल रहा है तो उनको उस इनकम को हम लेस करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वही हमने उधर लॉस ऐड किया था, इधर प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसको लेस करेंगे। फिर उसका अपोजिट यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ पे था अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया था, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर दिया रखा है तो फिर नॉन रिकरिंग इनकम्स जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं की थी फ्यूचर में, वो मतलब कि एडहॉक इनकम हो गई है तो उसको हम लेस करेंगे। फिर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर इज़ ऑलरेडी डिडक्ट इन पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप अकाउंट में उसको ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया गया तो उसको भी हम लेस करेंगे। फिर एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसे कुछ है तो उसको भी हम लेस करेंगे। ठीक है। तब जाके हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ठीक, ये नॉर्मल प्रॉफिट सभी में ऐसे केसेस नहीं होंगे, ये तो ऑल सभी बता रखे हैं आपको। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया और देखा उसकी उस टेबल में, फिर सेकंड इनको सबको ऐड अप कर लेंगे, सबको ऐड करके टोटल लगाएंगे, फिर इनका एवरेज निकालेंगे। थर्ड स्टेप एवरेज निकालेंगे, जितने भी ईयर्स है यानी कि 3 अगर साल दे रखे हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद फिर हम जो भी प्रॉफिट है इसका जो फॉर्मूला है वो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम जो चौथे केस में यानी कि फोर्थ स्टेप है उसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड भी इसकी सिंपल मेथड है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। इसमें हम निकालेंगे गुडविल एवरेज प्रॉफिट यानी कि क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दे रखेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कि वो लास्ट कितने साल से सेम प्रॉफिट कमा रहा है या फिर उसकी जो सेल हो रही है वो सेम हो रही है, मतलब कि वो पिछले गुडविल के कारण कितने साल से वो सेम प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है। इसमें हम एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल। ये गुडविल का फॉर्मूला है। आगे बात समझ में। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रेसिडिंग 5 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर आर 2014, 15, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम इन सब का प्रॉफिट दे रखा है ना, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना दे रखा है, 3 ईयर्स, है ना। ये दे रखेगा हमेशा। हमने पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो हमें फर्स्टली ये सभी दे रखे हैं, है ना, इसमें कुछ ऐड लेस नहीं करना है, ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है। बात ध्यान ये रखनी है कि 17, 18 में लॉस दे रखा है तो हमेशा लॉस को माइनस करना है ना। प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है। 5 साल के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं और इस साल का लॉस दे रखा है तो इसको माइनस करना है। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे यानी कि सभी प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। कितना था, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 माइनस, यानी कि मैंने बोला था कि लॉस को क्या करना है, हमेशा माइनस करना है, 20,000 प्लस 70,000, एक टोटल मिला के हो गया 2 लाख। ठीक है। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट के बाद मैंने सेकंड स्टेप बताई थी कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट यानी कि जितने साल दे रखे हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना।
तो टोटल प्रॉफिट है हमारा, ये ऊपर निकाला, टोटल प्रॉफिट निकाला 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया है 40,000। 40,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये अब हम देखेंगे कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन था, जो कि क्वेश्चन में मैंने बताया था वो था 3। तो कितना हो गया हमारा गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000। 40,000 इंटू 3, ये निकला ही गुडविल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। अब हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की सेकंड, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे, सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालेंगे, है ना, जो कि वो जो टेबल दे रखी थी उसके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारी जो रहेगी वो वेट्स हमको दे रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, है ना। तो उन वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इच नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर उनको टोटल करेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे सबका, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। उसके बाद फिर हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, फोर्थ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स दे रखेंगे। वेट्स का मतलब ये है कि वो 1 2 3 ऐसे ही नंबर रहते हैं सिंपली, है ना, कि कितने वेट उसका था पिछले ईयर के पिछले ईयर कितना वेट था, है ना, उसके हिसाब से ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब फिर गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यह होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है 5 सालों का दे रखा है, 14, 15, 16, 17 और 18 का, है ना, 30,000, 35,000, 42,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेस। कितने ईयर का दे रखा है 3 ईयर ऑफ परचेस, ध्यान रखना, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है 3। अब परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि इसमें जो प्रॉफिट आया है इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसका 5 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ये वेट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। अब कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि जो हम क्वेश्चन में गिवन है 2015, 16, 17 और उनके प्रॉफिट भी दे रखे हैं, वेट्स भी दे रखे हैं, तो हम प्रॉफिट और वेट्स का इंटू करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 30,000 इंटू 1, 30,000 ऐसे करके हम सबका निकालेंगे। सबका निकालने के बाद हम वेट्स का क्या कर लेंगे, टोटल लगा लेंगे। जितना भी वेट्स है इनका टोटल आ रहा है 7,26,000। ठीक है,
और वेट्स का भी टोटल लगाएंगे तो इतना आ रहा है 15। ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट एंड वेट्स का भी टोटल लगा लेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आचार्य जी या फिर सर इन केस ऑफ लॉसेस में हम क्या करेंगे, कौन सा वेट देंगे। तो इसमें कंडीशन रहती है कि हम वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब ही अपनाएंगे तब या तो इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट हो या फिर डिक्रीजिंग प्रॉफिट हो। आप देख रहे होंगे कि 30,000 फिर 35,000 फिर 42,000 फिर 50,000 और 60,000 हैं, है ना, ये इंक्रीजिंग रेट में है। या फिर डिक्रीजिंग रेट में रहेगा तो डिक्रीजिंग रेट में रहेगा तो हम इसको अपोजिट तरीके से चलेंगे। आगे बात समझ में, यानी कि 5 4 3 2 1 ऐसे ऐसे वेट्स देंगे। अगर किसी ईयर में हमारे पास लॉस 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 हो रहा है और वो इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, तो वेट्स को उल्टा कर देंगे, यानी कि 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा तो 1 2 3 4 5 ऐसा आ रहा था, पर डिक्रीजिंग रेट मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा कि 30,000 फिर 28 आ गया और फिर 42 आ गया फिर 35 आ गया और फिर 60 आ गया, ऐसा नहीं होगा। कभी भी इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट में ही हमेशा रहेगा। आगे बात समझ में, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास जो वेटेड प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट को एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, है ना। हमने दोनों निकाल लिए हैं, मतलब 726,000 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू, कैलकुलेट करने पर आएगा 48,400। ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, है ना। तो वेटेड एवरेज हमारे पास आ गया 48,400 इंटू 3, जो कि क्वेश्चन में था 145,200, इसका आंसर आ गया, यानी कि ये निकला है हमारा गुडविल। आई बात समझ में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब करेंगे इसको यूज़, जब हमारे पास कंटिन्यूसली या तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो वेट्स को अपोजिट कर देना है उस टाइम, इंक्रीजिंग में सीधे ही रखना है, और डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको वेट्स को अपोजिट करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।